पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के करीबी दोस्त हैं। सिद्धू इमरान खान के गले लगते हैं, सिद्धू जनरल बाजवा के गले लगते हैं। ऐसे में जाहिर है कि उनके सलाहकारों का मिजाज और उनकी सोच भी सिद्धू के विचारों से मेल खाती होगी। नवजोत सिंह सिद्धू के एक सलाहकार मालविंदर सिंह माली हैं, जिन्होंने उनसे भी आगे बढ़कर कश्मीर को अलग देश ही बता डाला। माली के इस विवादित बयान के बाद पंजाब की सियासत में बड़ा बवाल शुरू हो गया। विपक्षी अकाली दल और बीजेपी ने माली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर कार्रवाई की मांग कर डाली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप लगाने के बाद माली ने कश्मीर को अलग देश बताया है। सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने यह विवादित बयान फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए दिया। उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि कश्मीर कश्मीरी लोगों का देश है। 1947 में इंडिया को छोड़ते समय हुए समझौते के अनुसार और यूएनओ के फैसले की उल्लंघना करते हुए कश्मीर देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिस पर पाकिस्तान और भारत ने कब्जा किया हुआ है। मालविंदर सिंह माली के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष ने इसे शहीद परिवार का अपमान बताते हुए राहुल गांधी से सवाल किया। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, मालविंदर सिंह माली का यह बयान शहीदों के परिवारों का अपमान है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि ये बयान शहीदों के परिवारों का अपमान है या नहीं। अगर राहुल गांधी इससे सहमत हैं, तो फिर कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह सिद्धू के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने मालविंदर सिंह माली के बयान की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि ये लोग पंजाब को किस ओर ले जा रहे हैं। कई लोगों ने कश्मीर के लिए शहादत दी है। उनका ये बयान शहीदों के परिवार का अपमान है। बता दें कि सिद्धू की ओर से माली के ट्वीट को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि वहीं पंजाब सरकार के प्रवक्ता और सीएम अमरिंदर सिंह के करीबी राजकुमार वेरका ने माली को नफरत न फैलाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जिस जज से ममता बनर्जी को बेहद डर लगता है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उसी जज को कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाकर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार गईं। अपनी हार को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी और फिर से मतगणना कराने की अपील की। ये केस सुनवाई के लिए जस्टिस कौशिक चंद की अदालत में लिस्ट किया गया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जज कौशिक चंदा पर आपत्ति दर्ज करा दी। ममता के वकीलों ने कहा कि जस्टिस कौशिक चंदा का भारतीय जनता पार्टी से पुराना नाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर ने यहां तक कहा कि कौशिक चंदा जज बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। हालांकि जस्टिस कौशिक चंदा ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि वकील के रूप में उन्होंने बीजेपी का कोर्ट में पक्ष रखा था, कभी वह बीजेपी के सदस्य नहीं रहे। बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े वकीलों ने जस्टिस कौशिक चंदा का विरोध किया। ममता बनर्जी ने खुद वकील के माध्यम से अपील दायर की और कहा कि इस पर जस्टिस कौशिक चंदा ने तृणमूल सुप्रीमो से पूछा था कि जब आपको दूसरी पार्टी के वकील मंजूर हैं, तो किसी और पार्टी का जज मंजूर क्यों नहीं। हालांकि बाद में जस्टिस कौशिक चंदा ने खुद को इस केस से अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री पर एक जज की निष्ठा पर सवाल उठाने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता बनर्जी नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से 2000 से भी कम वोटों के अंतर से हार गई थीं। चुनाव में पराजित होने के बाद भी ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। यही वजह है कि उन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पुनर्मतगणना की मांग की है और इस केस की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस की स्थापना करने का ऐलान क्या किया। प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया। अखिलेश यादव की पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को इस बात से मिर्ची लग गई और वे इसमें भी सियासी एंगल खोजने लगे और नैरेटिव ये सेट करने लगे कि एटीएस सेंटर की स्थापना के पीछे मुसलमानों को डराने का उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर मुस्लिमों को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दरअसल देवबंद में भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम है, जो कि कई बार आतंकी घटनाओं के मामलों में भी सामने आ चुका है।
योगी सरकार के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इसको लेकर बताया कि आतंकवाद निरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए केवल देवबंद में ही नहीं बल्कि मेरठ, बहराइच और श्रावस्ती और जेवर में भी एटीएस की इस तरह की इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एडीजी के मुताबिक देवबंद में एटीएस का सेंटर बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर पाएंगे। सरकार के इस फैसले से समाजवादी पार्टी नाखुश है। सपा विधायक दल के नेता राम गोविंद चौधरी का कहना है कि देवबंद इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है जो कि दुनिया भर में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में एटीएस कमांडो सेंटर स्थापित कर योगी सरकार मुस्लिमों को डरा रही है। राम गोविंद का आरोप है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जनसंख्या काफी अधिक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद की 2000 वर्ग मीटर की जमीन को सरकार ने एटीएस को ट्रांसफर कर दिया। इसके पहले शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर एटीएस सेंटर बनाए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इसके लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है और प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अधिकारियों की यहां तैनाती की जाएगी। देवबंद में ही दारुल उलूम स्थापित है, जहां से इस्लामी देवबंदी अभियान शुरू हुआ था। तालिबान को भी इसी विचारधारा से प्रेरित बताया जाता है। आतंक के मामले में भी देवबंद बदनाम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। हाईकोर्ट के इस फैसले में ममता बनर्जी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं में अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल हत्या और बलात्कार के आरोपों की सीबीआई जांच होगी, अन्य सभी आरोपों के मामले में एसआईटी जांच करेगी। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारियों की अगुवाई में एसआईटी गठित होगी और ये कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह पंडितों के मुआवजे के लिए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करे और इसके साथ ही सीबीआई और एसआईटी को 6 सप्ताह में स्थिति की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जज जस्टिस पीआई मुखर्जी, जज जस्टिस हरीश टंडन, जज जस्टिस सोमेन सेन और जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पीठ ने मामले में फैसला सुनाया। इससे पहले पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया था और उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए। 3 अगस्त को उच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। 2 मई को संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को जीत मिली थी। 293 सीटों पर हुए चुनाव में पार्टी के खाते में 213 सीटें आई थीं। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ दल को कड़ी टक्कर दे रही भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में हिंसा की खबरें आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इलाकों का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मुनव्वर राणा अपनी शायरी से ज्यादा इन दिनों अपने विवादित टिप्पणियों की वजह से जाने जाते हैं। लगातार विवादित टिप्पणी करने वाले राणा अब अपने ही खेल में फंसते जा रहे हैं। वे ऐसे फंसे कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। असल में मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे डाला और वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर डाली। ऐसी ही हरकत बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2017 में पंजाब पुलिस ने मुंबई जाकर राखी सावंत को गिरफ्तार किया था। उन्होंने रामायण के रचयिता पर टिप्पणी करके वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत किया था। शिकायत में कहा गया था कि इससे बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राखी सावंत ने महर्षि वाल्मीकि को हत्यारा बता दिया था और कहा था कि उसके बावजूद उन्होंने रामायण की रचना की। अभिनेत्री उस समय उदाहरण दे रही थीं कि कैसे लोगों का व्यवहार और परिस्थितियां बदल जाती हैं।
2014 में एक जन्मदिन की पार्टी में गायक मीका सिंह ने राखी सावंत को जबरन किस किया था। इसी क्रम में उन्होंने मीका सिंह की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर डाली। उन्होंने दावा किया था कि महर्षि वाल्मीकि की तरह मीका भी बदल गए हैं और निर्दोष हो गए हैं। राखी सावंत ने बाद में इसका बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन से ये कहानी पढ़ी है कि कैसे वाल्मीकि डाकू से संत बन गए। उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा था कि उन पर आरोप तय करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बाद में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और वाल्मीकि समुदाय के सम्मान की बात कही थी। लुधियाना के एक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है ये नहीं पता। हालांकि तब पंजाब पुलिस ने राखी सावंत की गिरफ्तारी की बात से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण किया है। अब शायर मुनव्वर राणा ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मुनव्वर राणा ने कहा कि वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करते हुए कहा कि इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं। वाल्मीकि को आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके मजहब में तो किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वो लेखक थे, उनका काम था। पंजाब में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं। 2009 में विदाई नाम के एक टीवी सीरियल में भी इसी तरह की बात कही गई थी, तब भी विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्माताओं को राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने भी कहा कि महर्षि वाल्मीकि के डकैत होने की कोई पुष्टि, कोई सबूत नहीं है। 9वीं शताब्दी तक के किसी भी वैदिक साहित्य में महर्षि वाल्मीकि के डाकू होने की बात नहीं लिखी गई है। ये बात खुद जज ने कही थी। इसी तरह अरशद वारसी की फिल्म द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा को भी पंजाब में प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि उस फिल्म में भी इसी कहानी को दोहराया गया था। महर्षि वाल्मीकि के अपराधी होने की बात से वाल्मीकि समाज के लोग इत्तेफाक नहीं रखते और वो इसे अपमानजनक बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से महाराष्ट्र में सीबीआई की एंट्री बंद तो कर दी, लेकिन वाया बॉम्बे हाई कोर्ट सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ जांच करने लगी। यह बात उद्धव ठाकरे सरकार को पसंद नहीं आई और वह सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एमवीएस सरकार को साफ तौर पर कह दिया कि वे न तो सीबीआई पर अंकुश लगाएंगे और न ही उसकी जांच में कोई बाधा डालेंगे। महाराष्ट्र सरकार की वह याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली से जुड़े 2 पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। इसके साथ ही बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। बेंच ने कहा कि ये माफ कीजिए, हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि किन पहलुओं पर जांच होगी यह निर्धारित कर वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाने के संवैधानिक अदालत के आदेश को कमतर नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि सीबीआई के आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करनी है और हम उन्हें सीमित नहीं कर सकते। यह संवैधानिक अदालत की शक्तियों को नकारने जैसा है। बेंच ने कहा कि यह धारणा बनाई जा रही है कि राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादलों और तैनाती और अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की बहाली के पहलुओं पर जाँच की अनुमति नहीं देकर पूर्व गृह मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। बेंच ने कहा कि कौन सी राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देगी जब आरोप उसके खुद के गृह मंत्री या किसी अन्य मंत्री के खिलाफ हो। वह अदालत है जिसे जांच का आदेश देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा और हाईकोर्ट ने वही किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले की सीबीआई द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होने देना चाहिए और यह साफ होना चाहिए कि इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल चिटनिस ने कहा कि राज्य ने सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है और सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का निर्देश बार और रेस्टोरेंट से रुपए लेने के आरोपों तक ही सीमित है, न कि पुलिस अधिकारियों के तबादले और तैनाती और पुलिस बल में वार्षिक की बहाली से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लिखे गए पत्र में सिर्फ बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए जमा किए जाने के बारे में आरोप है। चिटनिस ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि परमबीर सिंह मंत्री द्वारा पुलिस कर्मियों के तबादले और तैनाती में अनुचित रूप अपनाए जाने को लेकर उचित मंच के समक्ष उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि जिस तरह पुलिस
जिसके पास दर्ज एफआईआर से जुड़ी हर चीज की जांच की शक्तियां हैं, उसी तरह सीबीआई को भी परमबीर सिंह के पत्र में लगाए गए आरोपों से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करनी है। बेंच ने कहा कि हम सीबीआई को यह लकीर खींचकर नहीं बता सकते कि आप इसकी जांच कर सकते हैं और इसकी जांच नहीं कर सकते हैं। उसे यह देखना होगा कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से ट्रांसफर और तैनाती की प्रक्रियाओं का पालन किया गया। हाईकोर्ट ने 22 जुलाई को कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों की सांठगांठ का पता लगाने के लिए सीबीआई मुंबई पुलिस बल में पुलिस कर्मियों के तबादले और तैनाती और वाजे की बहाली के मामले में गौर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बंगाल में ममता बनर्जी ने विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन नैरेटिव यह गढ़ गया कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हरा दिया। इसी नैरेटिव के आधार पर ममता बनर्जी ने 1000 सपने बुन लिए। ममता की जीत का जश्न और बीजेपी की पराजय की कहानी चटकारे लेकर लिखे और सुनाए जाने लगे, लेकिन इस सियासी खेल में बंगाल की हिंसा को सबने भुला दिया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले से ममता की जीत के जश्न को बदरंग और बेस्वाद कर दिया। ममता बनर्जी को इस फैसले के बाद अब संकटों से जूझना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुई हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य अपराधों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच की जाने वाली जांच की निगरानी करेगा। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस फैसले पर एक ओर जहां बीजेपी ने खुशी जताई, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीबीआई का दखल गलत है। इस फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने नाराजगी जताई और संकेत दिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। उन्होंने कहा, मैं फैसले से नाखुश हूँ। अगर हर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीबीआई इसमें आती है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति पर सही फैसला करेगी। जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरी ओर कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा के प्रसार का अधिकार है। इस फैसले पर लेकिन किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में सुमन बाला साहू, कोलकाता पुलिस आयुक्त सोमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल होंगे। उच्च न्यायालय का निर्णय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए क्या लेकर आया है, इस पर बहस होगी और भविष्य में राज्य सरकार के लिए पैदा होने वाली संभावित मुश्किलों की बात होगी। पर अब यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री राज्य में एक भयमुक्त राजनीतिक माहौल तैयार करने के प्रयासों में अपना योगदान दे। यह दुखद है कि चुनाव के बाद हुई भीषण हिंसा को रोकने का पहला प्रयास न्यायपालिका के सौजन्य से हुआ। ऐसे में यदि सत्ताधारी दल और सरकार इस प्रयास में अपना योगदान देते हैं तो स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस दिशा में टीएमसी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार हो रही हिंसा को बार बार झूठा बताने के सारे प्रयास उसकी ओर से हुए हैं। उसके ऊपर जिम्मेदारी इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि 10 वर्षों तक शासन में रहने के बावजूद टीएमसी ने वामपंथियों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इस वर्ष विधानसभा में मिली जीत के बाद से ममता बनर्जी अपने लिए राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की खोज में प्रयासरत है। इसी मंशा के साथ उन्होंने न केवल दिल्ली की यात्रा की बल्कि विपक्षी दलों के साथ किसी तरह का सामंजस्य बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। आज आए न्यायालय के इस निर्णय के बाद पूरे भारत की दृष्टि उनके अगले कदम पर होगी। सब यह देखना चाहेंगे कि वो न्यायालय के इस निर्णय पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं या क्या कदम उठाती हैं। उन्हें समझने की आवश्यकता है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें अब जनता से नहीं बल्कि न्यायपालिका से मुखातिब होना है। ऐसे में इस मामले में राजनीतिक बयान महत्वहीन रहेंगे। साफ हो गया है कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में यदि अपने राजनीतिक कद को बढ़ाना चाहती हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वे न केवल न्यायालय के निर्णय और आदेशों का पालन करें बल्कि सीबीआई और एसआईटी की जांच में पूर्ण सहयोग दें। उनके ऐसा करने के परिणाम क्या होंगे वह अनुमान और बहस का विषय होगा, पर वे यदि ऐसा नहीं कर सकेंगी तो राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए बड़ी भूमिका खोजने के उनके प्रयासों को धक्का अवश्य लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी सियासी रूप में मायने रखती है। समाजवादी पार्टी के नेता से लेकर कांग्रेस तक के नेता तालिबान की तारीफ में अपनी अपनी तरह से कसीदे पढ़ रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सारे लोगों को जमकर फटकार लगाई और उन्हें आईना दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों के साथ तालिबान की क्रूरता का जिक्र करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा की दुहाई देने वालों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग बड़े ही बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं।
हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक कुर्रान ने बर्क ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने तालिबान की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी और कहा था कि तालिबानियों ने मुल्क को आजाद करवाया है। इसी के बाद से शफीक कुर्रान बर्क पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया था। इनके अलावा शायर मुनव्वर राना ने भी विवादित बयान दिया और कहा कि यूपी में भी तालिबान जैसा काम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचायत चुनाव में 46% महिला नेता और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 56% महिला नेता चुनी गई। कुछ लोग विपक्ष बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और फिर वे महिला कल्याण की बात करते हैं। इन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश में बजट का दायरा लगभग दोगुना हुआ। आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल रहे। बड़ी सोच, बड़े कार्य, तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि 2015 से 2016 में उत्तर प्रदेश देश अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर था। उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना है। योगी ने कहा कि यह पहली महामारी है जिसमें एक भी गरीब भूखा नहीं मरा। हमें महामारी को तो स्वीकार करना होगा, नहीं तो बीमारी के उपचार के लिए और बीमारी से बचाव के लिए कोई अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए, इस पर हमने व्यापक संशोधन किए, नीतियां बनाई जिसके परिणाम सामने हैं। अगर दुनिया में भारत निवेश का सबसे अच्छा देश है तो देश में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 16वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।